नमस्ते दोस्तों, एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मेरा मतलब है, भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो सदियों पुराना था, जमीनी रास्तों से होता था। हाँ, होता था। तो फिर अचानक से समुद्री रास्ते की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया। अच्छा। और उस कब्जे के साथ ही जो पुराने एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रूट्स थे, वो एक तरह से बाधित हो गए, वो बंद हो गए। मतलब यूरोपियों के लिए भारत से मसाले, कपड़े और दूसरा कीमती सामान मंगाना बहुत मुश्किल और महंगा हो गया। एग्जैक्टली। उनको अब बिचौलियों के बिना, अरब और वेनिस के व्यापारियों के बिना एक सीधी पहुंच चाहिए थी। और इसी चाहत ने, इसी जरूरत ने 15वीं सदी में समुद्री खोजों के एक नए युग को जन्म दिया, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। और इस दौड़ में, इस रेस में सबसे आगे निकले पुर्तगाली। 1498 का साल, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। बिल्कुल, एक मॉन्यूमेंटल मोमेंट था इतिहास में। पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे, और उनका उद्देश्य एकदम साफ था। क्या था? पहला, अरब व्यापारियों का जो मसाला व्यापार पर एक अधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसे तोड़ना। और दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार करना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है ना, वो ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी या काटा सिस्टम, ये एक गेम चेंजर था। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर किसी राजा का नहीं है, तो फिर किसका है? उसका जिसके पास सबसे मजबूत नौसेना है। उन्होंने समुद्र पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जमीन पर नहीं। उन्होंने एक परमिट सिस्टम शुरू किया, काटाज। अच्छा, मतलब अगर किसी भी भारतीय या अरबी जहाज को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उन्हें पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा? जी हाँ, और उसके लिए पैसे भी देने होंगे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर के जहाजों को भी ये परमिट लेना पड़ता था। बाप रे, ये तो एक तरह से समुद्री गुंडागर्दी हुई। एक तरह से कह सकते हैं। और इसी के दम पर उन्होंने गोवा, दमन और दीव जैसे तटीय क्षेत्रों में अपने मजबूत अड्डे बनाए। गोवा तो उनकी राजधानी बन गया। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी था, हाँ, है ना? उन्होंने भारत में आलू, मिर्च, काजू, तंबाकू जैसी कई नई फसलें भी तो इंट्रोड्यूस की। हाँ, ये उनका एक सांस्कृतिक योगदान था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका बर्ताव अक्सर बहुत क्रूर होता था, और उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन को भी बहुत बढ़ावा दिया। और शायद इसी वजह से वो स्थानीय लोगों के बीच कभी बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए। बिल्कुल। और जब दूसरी यूरोपीय शक्तियों से कंपटीशन बढ़ा, तो 16वीं सदी के अंत तक भारत में उनकी शक्ति कम होने लगी। वो बस गोवा, दमन और दीव तक ही सिमट कर रह गए। हाँ, वहीं तक सीमित रह गए। तो पुर्तगालियों के बाद मैदान में उतरे डच। उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी भी कहते हैं, वो 1602 में बनी थी। और ये कोई आम कंपनी नहीं थी। मतलब ये कि डच सरकार ने इसे युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने और यहाँ तक कि अपनी कॉलोनी बसाने के भी अधिकार दिए थे। तो ये एक कंपनी के भेष में एक सरकार ही थी। बिल्कुल, एक स्टेट विद इन अ स्टेट, और ये बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने भारत में मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, इन सब जगहों पर अपनी बस्तियां स्थापित की। और शुरू में तो वे पुर्तगालियों पर काफी हावी भी रहे। हाँ, शुरू में रहे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेकिन फिर आए अंग्रेज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में ही हो गई थी। हाँ। और अंग्रेजों के आने से समीकरण पूरी तरह बदल गए। देखिए, डच लोगों का जो मुख्य ध्यान था, वो भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था, स्पाइस आइलैंड्स पर। अच्छा। भारत में अंग्रेजों के साथ उनकी दशकों तक प्रतिद्वंदिता चली, लेकिन वो धीरे धीरे पिछड़ते गए। और अंत में बेदेरा की लड़ाई में हारने के बाद तो उन्हें अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेचनी पड़ी। जी, बेदेरा की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है फ्रांसीसियों की, जो यूरोपीय शक्तियों में सबसे आखिर में आए। हाँ, उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी। उन्होंने पौंडीचेरी, जिसे आज पुडुचेरी कहते हैं, चंद्रनगर और माहे में अपने मुख्य केंद्र स्थापित किए। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था, है ना? बहुत बड़ा। और वही फर्क आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। क्या फर्क था वो? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसके शेयरधारक मुनाफे के भूखे थे, और कंपनी के डायरेक्टर लंदन में बैठकर तेजी से फैसले लेते थे। तो वो मार्केट ड्रिवन थी। एग्जैक्टली। वहीं फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। उसे राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था।
वो सरकारी मदद और सब्सिडी पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। मतलब एक तरफ अंग्रेजों की कंपनी एक तेज तर्रार स्टार्टअप की तरह थी जो मौके पे फैसले लेती थी, सही कहा। और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी एक बड़े सरकारी दफ्तर की तरह थी जहां हर बड़े फैसले के लिए पेरिस से मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। बेहतरीन एनालॉगी है और इसका असर मैदान में साफ दिखता था। अंग्रेज अधिकारी ज्यादा आजाद थे और रिस्क लेने को तैयार थे, जबकि फ्रांसीसी अधिकारियों के हाथ सरकारी नियमों और धीमी ब्यूरोक्रेसी से बंधे होते थे। और यहाँ से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। अब बात उस संघर्ष की जिसने भारत में यूरोपीय शक्तियों का भविष्य तय कर दिया, एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्वता। इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। 18वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, नादिर शाह का हमला हो चुका था, दिल्ली लुट चुकी थी। और हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसे जो क्षेत्रीय राज्य थे वो लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। बिल्कुल, एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम या पावर वैक्यूम बन गया था। और इस राजनीतिक अस्थिरता ने ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को एक सुनहरा अवसर दिया। हाँ, उन्हें भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। और ये टकराव कर्नाटक क्षेत्र में 3 बड़े युद्धों के रूप में सामने आया, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला, वो तो असल में भारत की लड़ाई थी ही नहीं। सही कहा आपने। ये यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध का ही एक साइड शो था, एक एक्सटेंशन था। मतलब जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भिड़े तो उनकी कंपनियां यहाँ भारत में भी लड़ पड़ी। जी, लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी सेंट थॉम की लड़ाई, बैटल ऑफ सेंट थॉम है। हाँ, ये तो अविश्वसनीय लगता है। मैंने पढ़ा है कि फ्रांसीसी सेना की एक बहुत छोटी सी अनुशासित टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की 10,000 सैनिकों की विशाल सेना को हरा दिया। बिल्कुल, ये भारतीय शासकों के लिए एक वेकअप कॉल था, एक झटका था। बहुत बड़ा झटका। इसने ये साबित कर दिया कि लड़ाई सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती। बेहतर ट्रेनिंग, अनुशासन और आधुनिक हथियार ज्यादा मायने रखते हैं। तो इस एक लड़ाई ने यूरोपीय सेनाओं की सुपीरियॉरिटी का मिथक स्थापित कर दिया। हाँ, अब भारतीय शासक इन यूरोपीय शक्तियों को सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में देखने लगे। पहला युद्ध तो यूरोप में हुई संधि से खत्म हो गया, मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया, लेकिन अब जिन बोतल से बाहर आ चुका था। बिल्कुल। दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो 1749 से 1754 तक चला, इसमें तो ये दोनों कंपनियां खुलकर भारतीय सियासत में कूद पड़ी। हाँ, इस बार लड़ाई का बहाना था हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी का झगड़ा, सक्सेशन डिस्प्यूट। जी, दोनों जगहों पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड़ी और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए। और यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का जिक्र करना बहुत जरूरी है। डुप्ले? वो तो किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जिसने इस खेल को पूरी तरह समझा और लागू किया। उसकी रणनीति महत्वाकांक्षी थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि डुप्ले की कई रणनीतियां, जैसे भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देना, सब्सिडी पर अपनी सेना किराए पर देना और बदले में उनके राज्यों से टैक्स वसूलना, ये वही थीं जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने सब्सिडियरी अलायंस के नाम से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो क्या डुप्ले असफल हुआ क्योंकि उसकी रणनीति गलत थी या क्योंकि उसे अपनी सरकार से रॉबर्ट क्लाइव जैसा समर्थन नहीं मिला? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि डुप्ले की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उसने वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर चलकर क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी अपनी सरकार। जब उसकी नीतियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा तो फ्रांसीसी सरकार घबरा गई और 1754 में उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक साबित हुई। और इसी बीच एक युवा अंग्रेज क्लर्क जो बाद में हीरो बनकर उभरा, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। आरकोट का घेरा, द सीज ऑफ आरकोट, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। सच में, जब फ्रांसीसी और उनके सहयोगी ट्रिचिनोपोली में अंग्रेजों को घेर रहे थे, तब क्लाइव ने एक बहुत ही डेयरिंग मूव लिया। हाँ? उसने सिर्फ 210 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर ही कब्जा कर लिया। एक बहुत ही साहसिक कदम था। और फिर 53 दिनों तक उसने सफलतापूर्वक उस किले की रक्षा की। इस एक घटना ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। पूरी तरह से। इसने न सिर्फ ट्रिचिनोपोली से दबाव कम किया, बल्कि फ्रांसीसियों की जो इनविंसिबिलिटी का भ्रम था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, उसे भी तोड़ दिया। क्लाइव रातों रात हीरो बन गया। हाँ,
वो एक हीरो बन गया। और अंत में तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1758 से 1763 तक चला, ये निर्णायक साबित हुआ। फाइनल मैच। हाँ, एक तरह से फाइनल मैच था जो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 Years वॉर से जुड़ा था। इस बार लड़ाई डिसाइसिव थी। फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। लेकिन वो एक अच्छा कमांडर साबित नहीं हुआ। नहीं, वो एक अदूरदर्शी कमांडर साबित हुआ और 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ वांडीवाश। इसमें अंग्रेज जनरल आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। ये एक करारी हार थी। एक निर्णायक हार। इसके बाद पौंडीचेरी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और इस हार ने भारत में फ्रांसीसियों का जो साम्राज्य बनाने का सपना था, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। पूरी तरह से। 1763 में जो पेरिस की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, उसने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। उन्हें क्या मिला संधि में? उन्हें उनके व्यापारिक केंद्र तो लौटा दिए गए, लेकिन उन पर यह शर्त लगा दी गई कि वे न तो किलों की किलेबंदी कर सकते हैं और न ही सेना रख सकते हैं। तो मतलब वो अब सिर्फ व्यापारी थे, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं। बिल्कुल। और इस जीत ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। अब उन्हें चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय ताकत नहीं बची थी। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि व्यापार के इरादे से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे सत्ता और साम्राज्य की लड़ाई में बदल गई। और इस पूरी दौड़ में अंग्रेजों की सफलता के पीछे कई कारण थे। क्या थे वो मुख्य कारण? हमारे स्रोत कई वजह बताते हैं। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, उनकी कंपनी का प्राइवेट होना। इससे वो तेजी से फैसले ले पाते थे। दूसरा, उनकी बेहतर नौसैनिक शक्ति, उनकी नेवी, वो फ्रांसीसियों से कहीं ज्यादा सुपीरियर थी। और इसका क्या फायदा होता था? इसका फायदा ये था कि युद्ध के समय समुद्र पर कंट्रोल का मतलब था कि वे इंग्लैंड से आसानी से रसद, पैसा और सैनिक मंगा सकते थे, जबकि फ्रांसीसी इस मामले में पीछे रह जाते थे। और शायद एक बड़ा कारण था बंगाल की जीत। हाँ, प्लासी की लड़ाई के बाद उनके पास बंगाल की असीमित दौलत आ गई थी, जबकि फ्रांसीसी हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहे। और सबसे बढ़कर शायद नेतृत्व का फर्क। ऑफ कोर्स, अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव, आयर कूट और स्ट्रिंगर लॉरेंस जैसे काबिल और निर्णायक नेतृत्व वाले लोग थे, जबकि फ्रांसीसी दुप्ले जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी सही समय पर समर्थन नहीं दे पाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने वाला है, और मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता इस पर जरूर सोचें। जी बताइए। ये जो कुछ भी हुआ, ये जो संघर्ष था, क्या ये सिर्फ यूरोपीय शक्तियों की महत्वाकांक्षा और उनकी बेहतर रणनीति का नतीजा था, या इसमें भारतीय शासकों की आपसी फूट, उनकी अदूरदर्शिता और उनके कमजोर सैन्य संगठन ने भी उतनी ही बड़ी या शायद उससे भी बड़ी भूमिका निभाई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे मुट्ठी भर विदेशी व्यापारी कुछ ही दशकों में पूरे उपमहाद्वीप के शासक बन बैठे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।